और इस वक्त हमारे साथ मशहूर अभिनेता विवेक ओबरॉय जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विवेक जी। पहला सवाल, नमस्कार। आप कैसे याद करते हैं रतन टाटा को? टाटा साहब का जाना इस देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत भारी नुकसान होगा। हम बहुत मिस करेंगे उन्हें। मेरे तो एक सौभाग्य था कि उनसे कई बार पर्सनली काफ़ी समय बिताया उनके साथ में। मुझे याद है कि पहली बार जब मैं उनसे मिला 2008 या 9 में मोदी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी थी गुजरात में। और टाटा साहब जब मिले, मैंने उनसे कहा कि टाटा साहब, आपका जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि 2002 से मैंने वहाँ पे एक अभियान शुरू किया है, जहाँ पे गरीब बच्चे, किसान के बच्चे, अपने माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे, जिनको कैंसर की पीड़ा है और जिनके पास पैसे नहीं है, हम उनके लिए सब्सिडाइज़ करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट कराते हैं। और खुशी होती है मुझे टाटा साहब आपको बताने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन इतनी भली है कि ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से तो सपोर्ट मिलती है, सहायता मिलती है, सब्सिडी मिलती है, लेकिन आपके डॉक्टर्स भी इतने प्यारे हैं कि वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन का तो एक तरफ, हम अपनी भी फीस बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। तो मैंने टाटा साहब की तारीफ़ की, उनको कहा कि आपने इतना बढ़िया डीएनए क्रिएट किया, हमारी बात हुई। अब इनका क्लास देखिए, जी। इतने बड़े इंसान, उस समय तो एक्टिवली इतना बड़ा ग्लोबल कांग्लोमरेट चला रहे हैं। विदेश की, देश की अगर देखें तो सबसे बड़ी कंपनियों में एक, ग्रुप्स में। 3 दिन बाद मुंबई में मुझे एक पर्सनलाइज़्ड चिट्ठी आती है, जिसमें उन्होंने अपने हाथों से लिख के सिग्नेचर करके मुझे भेजा। हमारी पूरी बात उनको याद थी और उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि विवेक, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको मेरी तरफ से कोई सहायता की ज़रूरत पड़े, कभी कोई आपको इस एंडेवर में, इस कोशिश में, इस अभियान में मदद की ज़रूरत पड़े, तो मेरा दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। उस दिन से मैं उनका ऐसा फ़ैन बन गया। मैंने कहा, यार, कर भी रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर दिया इतने बड़े ऑर्गनाइज़ेशन में, सीएसआर का इतना बढ़िया काम करते हैं। और उसके बावजूद इतनी पर्सनल अटेंशन कि उनको वो बातें याद थी, उन्होंने इसको लिखा, एक व्हाट्सएप या एसएमएस या किसी सेक्रेटरी से लिखवा के नहीं भेजा, पर्सनली साइन करके मुझे लेटर भेजा। आज भी मेरे पास वो लेटर है और आज भी मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि देखो, इसे कहते हैं ह्यूमिलिटी। हम ह्यूमिलिटी सिर्फ शब्दों में नहीं, रियल जो एक एक सलजता है, एक सिंप्लिसिटी है इंसान की, उसका टेस्ट तब होता है जब आप पूरे विश्व में, इतना बड़ा नाम है आपका, इतना बड़ा कारोबार है और फिर भी आपको इतनी सी चीज़ याद रह गई। मैंने तो पूछा नहीं था, मैंने माँगा नहीं था, उन्होंने अपने मन से लिख के भेजा। उसके बाद जब भी मैं उनसे मिला, जी। मुझे इतना समझने को, इतना मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा साहब के साथ 1 घंटा माने यूनिवर्सिटी, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में 1 साल। आप इतना सीख सकते हो अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो। उनका उनके जो आदर्श थे, उनके उसूल थे, वो हर आदर्श और उसूल को जीते थे। ये उनका कमाल था। बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। आज भी आप जानते हैं, हम जानते हैं, टाटा साहब बहुत प्राइवेट इंसान थे। प्राइवेसी आपकी भी उनको बहुत, वो रिस्पेक्ट करते थे, आपकी प्राइवेसी को भी, और खुद की प्राइवेसी को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उसके बावजूद हर एक इंसान को आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं एक अपनापन, भाई टाटा साहब गुज़र गए, मुझे आज दुःख हो रहा है। आप मिले, नहीं मिले, आपका उनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी आपको दुःख हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उनके कर्म ऐसे रहे, उनके काम ऐसे रहे, उन्होंने देश के लिए जो सेवा की, भारत के लिए, भारत के एक नव-निर्माण के लिए जो काम किया, लोग आज देखते हैं टाटा साहब को कि इस उम्र में 70, 75, 80, 85, इस उम्र में देखते हैं और याद करते हैं, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन मैं जब टाटा साहब को मिलता था, मैं उनको पूछता था कि उस समय जब आपने इतनी बड़ी लेगेसी, कई जनरेशंस की लेगेसी, इस ग्रुप को सँभालने का, बागडोर सँभालने का इतना बड़ा आपने ये ज़िम्मेदारी आपने ली, और वो भी ऐसे समय पर जब देश में इतना उथल-पुथल हो रहा था। आपके 80s में, 90s में लिबरलाइज़ेशन के समय, जिस तरह से आपने टाटा ग्रुप को इतनी खूबसूरती से स्टीयर किया, सही दिशा दी और इस लेवल पे लेके आए, इतनी इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी, इतनी पॉज़िटिविटी के साथ आप यहाँ पहुँचे कि आज एक विश्व स्तर पर है, जहाँ पे आप बैंक्रप्सी में की कगार पे थे टाटा मोटर्स में और फोर्ड को बोल रहे थे हमें खरीद लो, और उन्होंने आपका मज़ाक उड़ाया, और 10-15 साल बाद आप फोर्ड के जैगुआर लैंड रोवर खरीदने चले गए और उनकी कंपनी आप खरीद के लेके आए, वही टाटा मोटर्स में। ये टाटा साहब। आपके पास लेकिन खजाना है, अनमोल खजाना है। आपने कहा कि उनके हाथों से लिखी हुई चिट्ठी, तो मुझे लगता है जी। कि अपने आप में एक अनमोल खजाना है आपके पास।
क्या था उस चिट्ठी को में? ये मेरे लिए अनमोल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने लोगों का यही अनुभव है, जहाँ पे उन्होंने एक पर्सनलाइज़्ड नोट भेजा है। मैं अकेला नहीं हूँ, इतने लोगों के पास है। यही उस इंसान की क्लास थी कि उन्होंने कभी न कभी ये नहीं कभी सोचा कि यार मैं तो टाटा हूँ, हुँ, बात हो गई, चलो बात हो गई, खत्म बात। मैंने 4 शब्द अच्छे कह दिए, थोड़ा-सा प्रेरित कर दिया। उनको लगा कि अच्छा काम कर रहा है, इसका सपोर्ट करना चाहिए, इसको और प्रेरणा देनी चाहिए और ये भी लिखा उस चिट्ठी में कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, इस अभियान में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, हुँ, कोई भी मदद की ज़रूरत हो, कोई कोऑपरेशन हो, टाटा ग्रुप आपके साथ है, मैं पर्सनली आपके साथ हूँ। मुझे कुछ चाहिए नहीं था, वैसे ही इतना कर रहा है टाटा ग्रुप। जी, हमारा सबसे बड़ा पार्टनर इस अभियान में टाटा ग्रुप ही है और आज से नहीं अब 22 साल हो गए उस रिश्ते को। 2.5 लाख बच्चों की हमने मदद की है, वही टाटा ग्रुप की वजह से। वही हम कर पाए हैं, वरना हम बिल्कुल कैपेबल नहीं थे कि इतनी रीच हम पहुँच पाते क्योंकि कैंसर बहुत महँगी बीमारी है। लेकिन ये उनके सपोर्ट की वजह से हुआ। लेकिन उनका ये कहना, मुझे प्रोत्साहन देना कि मैं आपके साथ हूँ, तो वो ऊर्जा डबल हो जाती है। उनके निधन की आपकी खबर जब आपने सुनी तो लगा होगा कि शायद फिर उस चिट्ठी को फिर से निकालूँ, पलटूँ, पढ़ूँ। बिल्कुल निधन की खबर जब कल रात आई तो पहले तो मुझे लगा फेक न्यूज़ है। मुझे लगा कि झूठ बोल रहे हैं लोग। एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। फिर जब आप लोगों के मीडिया चैनल्स वगैरह पे सीरियसली खबर आने लग गई तब बहुत दर्द हुआ। और कल शाम को जब ये सब पता चला तो मैं उनको बैठ के याद कर रहा था। जितनी मुलाकातें हुई, हमारी बातें हुई, सब मेरे ज़हन में चल रही थी कि कितना सौभाग्य है मेरा कि मुझे इतना समय उन्होंने दिया, इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी। और मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि भारत रत्न उनको देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो जीवित थे, तब देते तो और मज़ा आता, अब भी देना चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रशासन से गुज़ारिश कर सकूँ तो यही कहूँगा कि रतन टाटा जी के नाम पर एक इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस, भारतीयता, पैट्रियटिज़्म इसका एक अवार्ड इंस्टीट्यूट करना चाहिए। और जो अच्छे बिज़नेसमैन हैं छोटे-बड़े, जो उनकी प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके आदर्श, उनके उसूलों को फ़ॉलो कर रहे हैं और हुँ। अपना बिज़नेस भी उनकी तरह क्लीन और इंटेग्रिटी के साथ बना रहे हैं, तो उन लोगों को ये अवार्ड देना चाहिए रतन टाटा जी के नाम पे। वैसे तो वो अमर हैं ही और हमेशा रहेंगे, उनका नाम ही इतना बड़ा है, इतने खूबसूरत काम किए उन्होंने देश के लिए, इतना जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो अमूल्य है। लेकिन इस तरह से उनको हमें याद करना चाहिए क्योंकि वो आज भी लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल और इंस्पिरेशन कई लोग अलग-अलग तरीके से भी उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। हालाँकि पूरी ज़िंदगी उनकी जो किताब है और हर पन्ना को पलटें, हर पन्ने से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सबक है, प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। कि बायोग्राफी कल रात को मैं कुछ पन्ने निकाल के पढ़ रहा था और याद कर रहा था कि वो कैसे पर्सीव करते हैं कि भारत में क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलें हैं और हाँ। उसे कैसे ओवरकम करना चाहिए। एंड कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे अमेरिका में जो पॉलिसी है वो बहुत सपोर्टिव है, यूरोप की पॉलिसी बहुत सपोर्टिव है, भारत में सपोर्टिव नहीं है, तो मैं गिव अप कर लूँ। उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द डिफिकल्टीज़ मैं किस तरह से मैं जितना इस बिज़नेस को बढ़ाऊँगा, जितने लोगों की नौकरियाँ लगेंगी, जितने लोग प्रगति करेंगे टाटा ग्रुप के अम्ब्रेला के अंडर, उतना ही भारत का एक कंट्रीब्यूशन भारत को होता जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आज का भारत है, इसके नव-निर्माण में वो एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, नींव की ईंट रहे हैं। उनकी सोच इनकी सोच ने कितने पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट किया है। क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे और बहुत सटीक तरीके से बोलते थे, बहुत स्पेसिफिकली बोलते थे। जी। अगर आप बोल रहे हैं तो वो इतने पेशेंस के साथ सुनते थे कि कन्फ्यूज़ हो जाता आदमी कि भई टाटा साहब तो इतना काम मैनेज कर रहे हैं, फिर भी मुझे समय निकाल कर इतना सुन रहे हैं। आप उनके यहाँ ऑफ़िस में जाते थे उनके मिलने के लिए पर्सनल ऑफ़िस में तो आपको वो डोर पे रिसीव करते थे और डोर तक छोड़ते थे। ये उनकी ख़ासियत थी, ये उनका कमाल था। बिल्कुल, एक तस्वीर भी हमने देखी थी कुछ दिन पहले, शांतनु रेड्डी, उनके यहाँ मैनेजर 30 साल का नौजवान अ, एक मैनेजर लेकिन मैनेजर के साथ वो उसको गाड़ी से अपनी गाड़ी से ड्राइव करके ले गए रेस्टोरेंट में और वहाँ पर डिनर साथ में किया। तो यूथ से बहुत कनेक्ट करते थे वो अपने आप को और लोग तभी कहते हैं से ना कि बिल्कुल, वो लोग कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आप थोड़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, बल्कि सीखते थे।
पर्सनली कितने कई स्टार्टअप्स हैं जिनको उन्होंने पर्सनली सपोर्ट किया है। लोग सिर्फ चिट्ठी लिख देते थे, उनको फट से चिट्ठी आ जाती थी कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और रतन टाटा के फैमिली ऑफिस से आप में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम ये पैसा लिख रहे हैं, अब आप इससे पैसे को यूज कीजिए और अपने आइडिया को एक्चुअली एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह से उन्होंने कितने स्टार्टअप्स को हेल्प किया है, कितने स्टार्टअप्स हैं जिनकी आज वैल्यू क्रिएशन रतन टाटा जी के पैसों से और उनके नाम से आज हुई है। इनोवेशन में इतना बड़ा उनका योगदान रहा है, इट्स अनबिलीवेबल, कांस्टेंट इनोवेशन। अब मेरे एक मित्र भी हैं, कंपनी है जिनके साथ में मैं काफी बिजनेस भी करता हूँ, सर्वोटेक नाम है कंपनी का, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है आज, रमन भाटिया जी। जब ये कंपनी बहुत छोटी थी तब टाटा ग्रुप ने इनको इनवाइट किया। टाटा साहब ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक चार्जर्स जो हम चीन से इंपोर्ट करते हैं, इसको यहाँ पे इजाद किया जाए, भारत में किया जाए, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत हम क्या कर सकते हैं। और ये जो इनोवेशन इन्होंने किया, उसका जो पेटेंट है, अगर आपको पेटेंट चेक कीजिए तो वो जॉइंट पेटेंट होल्डिंग है टाटा और सर्वोटेक की, रमन भाटिया जी की कंपनी की। और आज वो कंपनी वहां से लेकर, छोटी सी कंपनी से लेकर, इस पुश से, इस सपोर्ट से 4000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम दर्शा सकते हैं टाटा ग्रुप के इम्पैक्ट का। और उनकी पर्सनल फिलॉसफी, हम सब कहते हैं भाई कस्टमर इज किंग, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से इरिटेट हो जाते हैं कि भाई कोई ट्रोल कर रहा है हमको सोशल मीडिया पे, कोई बार बार एक नेगेटिव कमेंट लिख रहा है तो हम इरिटेट हो जाते हैं। टाटा साहब का पेशेंस, टाटा साहब की सिंसियरिटी, कि जब इंडिका की कहानी तो सभी को पता है, फिर भी दोहराऊंगा कि जब वो इंडिका बेच रहे थे तो एक कस्टमर बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में था, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का उनको पर्सनल लेटर रिस्पॉन्स आया रतन टाटा जी की, अपॉलॉजी करते हुए। टाटा साहब हैं, बोल सकते थे भाई कस्टमर केयर वाले मेरे हजारों एम्प्लॉई वो हैंडल कर ली, उन्होंने पर्सनली अपॉलोजाइज किया फॉर अ बैड एक्सपीरियंस। यही उन्हें अलग और बनाता उससे है। यही, ये जो चीजें हैं ना, ये जेन्युइन सिंप्लिसिटी, जेन्युइन ह्यूमिलिटी, शब्दों वाली ह्यूमिलिटी नहीं, शब्दों वाली ह्यूमिलिटी बहुत लोगों में है, बट जेन्युइन ह्यूमिलिटी जो उनके एक्चुअल कर्मों से आप माप सकते हैं, आप देख सकते हैं, वो दिखती है, वो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी मेरे हिसाब से। और लोगों के जीवन में भी उन्होंने कुछ अगर बेहतरी के लिए कुछ काम किया है टाटा ट्रस्ट के जरिए ही, तो कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि ये किया। कुछ लोग हॉस्पिटल एक आध बना देते हैं या कुछ उसमें पैसे लगा देते हैं, तो मतलब वो एक बड़ी पब्लिसिटी होने लगती है, लेकिन कभी वो पब्लिसिटी नहीं हुई। मुझे लगता है कि आज भी उनके द्वारा किए गए कई काम शायद लोगों को जानकारी नहीं होगी। अब आप समंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ निजी अनुभव मेरा, नागपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, अब तो ऑपरेशनल भी हो गया, ताकि जो मध्य भारत के गरीब लोग हैं उनको फ्री की कैंसर ट्रीटमेंट मिले। और मैं उसमें पीडियाट्रिक विंग में जुड़ा था, बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें जुड़ा हुआ था, कोर कमेटी में। उस समय लीनियर एक्सेलरेटर्स जो बहुत महंगे हैं, सबसे महंगा इक्विपमेंट वही होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। मैंने कहा ये लीनियर एक्सेलरेटर्स कहाँ से, मतलब कहाँ से डोनेशन कैसे करेंगे, इसका तो बहुत खर्चा आएगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के मुझे कहा ये तो टाटा ग्रुप दे चुका, ऑलरेडी ऑन। तो कहीं आप पूछने निकलो उससे पहले टाटा ग्रुप आपको समर्थन करने के लिए पीछे से खड़ा है, बिल्कुल तत्पर। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लीजिए। सबसे महंगी चीज क्या है? लीनियर एक्सेलरेटर, चलो टाटा ग्रुप ने डोनेट कर दिया। और मैं इनॉग्रेशन पे जब उन्हें मिला तो पर्सनली जब मैं उनसे बात की कि आपने फिर दोबारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, कितने लाखों लोगों की आपको आज दुआएं मिलेंगी, तो उन्होंने उस बात के लिए थैंक यू कहा। और फिर मुझसे पूछा भाई आप जो अभियान चला रहे हैं उसका कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई मदद चाहिए आपको? नहीं टाटा साहब, बहुत सब अच्छा चल रहा है, सब टाटा ग्रुप का सपोर्ट इतना जबरदस्त है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डीएनए इतनी जबरदस्त है कि वहां के हर डॉक्टर से लेके नर्स तक आपको फ्री ट्रीटमेंट के लिए, आप किसी गरीब को लेके जाते हैं तो उसको भी वैसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई वीआईपी आ। ये बहुत मुश्किल, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाना ये बहुत मुश्किल है। ये कॉर्पोरेट संस्कार, हम संस्कारों की बात करते हैं अपने देश में, मैं कह रहा हूं कॉर्पोरेट संस्कार ये टाटा ग्रुप की देन है। और शायद ये इसलिए भी क्योंकि वो जूनियर को जूनियर नहीं मानते थे। अपने कर्मचारियों को, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कर्मचारी अगर यहाँ जो पद के हिसाब से होते हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, उन लोगों के साथ भी वो चाय कॉफ़ी पी लेते थे, बात करते थे, जूनियर के साथ भी बैठ जाते थे। शायद उनका ये व्यवहार ही एक परिवार, टाटा ग्रुप जो है एक परिवार वो मानते थे। उन्होंने शादी कभी नहीं की, लेकिन उनके लिए एक इतना बड़ा परिवार है जो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा परिवार किसी और का होगा।
टाटा साहब की सोच ही ऐसी थी, वो इंसान को छोटा-बड़ा नहीं, बल्कि सोच को छोटा-बड़ा मानते थे। बड़ा इंसान भी हो, अगर उसकी सोच छोटी है, तो आप देखो टाटा साहब उनके साथ काम नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ सोशली भी नहीं मिलेंगे। बट अगर छोटा भी इंसान हो लेकिन सोच बड़ी हो, तो उससे सपोर्ट कैसे किया जाए? ये रतन टाटा जी से सीखना। इंस्पायर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके हर पन्ने में एक-एक ज़िंदगी के हर पन्ने को पलटते हैं, तो बहुत सारी ची बातें हैं और ऐसा लगता है कि हम पूरी जीवन को हम पढ़ते रहें, बार-बार पढ़ते रहें। लेकिन कौन-सी वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि आप उनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए। आपको हर बार कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। उनके आदर्श, उनके उसूल, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है, मार्गदर्शन है पूरे अपने जीवन के लिए। चाहे आप बिज़नेसमैन हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप समाज सेवक हो, आप किसी भी फ़ील्ड के हो, आप सीख सकते हो उनसे। मैंने आपसे इससे कुछ समय पहले कहा कि टाटा साहब के साथ 1 घंटा मतलब यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में 1 साल इक्वल है। आप उतना सीख सकते हैं उनसे। मुझे जो सबसे इंस्पिरेशनल बात लगती है, जो मैंने आपको भी कुछ मिनट पहले कहा कि जो कॉर्पोरेट संस्कार है, हुँ, इंटेग्रिटी, परसूट ऑफ एक्सीलेंस, ये करना है तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ करनी है। जैसे अभी उन्होंने एक कंपनी खरीदी थी, शायद लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, वेस्टर्न यूरोप की कंपनी थी, जो एयर के ऊपर जिससे गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी खरीदी। अब ये सबको पता था कि ये एक जुआ था, एक बेट था कि हुँ। ये चल सकती है, फेल भी हो सकती है टेक्नोलॉजी, कई मिलियन डॉलर्स का इस पे खर्चा था, उन्होंने इन्वेस्ट किया। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि आपने लोग हाइड्रोजन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईवी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने इस पे क्यों इन्वेस्ट किया? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये एक ही टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा देश किसी और पे निर्भर नहीं है, ना लिथियम के लिए, ना ऑयल के लिए, ना गैस के लिए। हमारा देश किसी पे निर्भर नहीं है और हमारी देश की एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी देश की एक जो ऊर्जा सुरक्षा है, हमारे देश की जो प्राइसेज़ चेंज हो जाती हैं, तेल के प्राइसेज़ से बढ़कर जो हमेशा इकोनॉमी को इम्पैक्ट आता है, अगर मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये तो एक बहुत छोटी कंट्रीब्यूशन। वो टेक्नोलॉजी फेल हुई, चली नहीं, लेकिन मैं आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी सोच कैसी थी। हुँ। नहीं, वो कहते भी थे, उनका कहना भी था, कई बार मैंने सुना भी कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जोखिम ये है कि जोखिम आप नहीं लेते हैं। जोखिम ना लेना सबसे बड़ा जोखिम है। तो बिल्कुल, वैसे भी उद्योग में आप जब व्यापार में हैं, बिज़नेस में हैं, तो जोखिम लेना है। लेकिन सबसे बड़ी जी। बात है कि उद्योगपति, चूँकि आप उद्योगपति भी हैं, जोखिम कैसे लिया जाए? कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में बड़ा फ़र्क है। तो वो कैलकुलेटेड रिस्क शायद लेते थे, इसलिए बहुत हद तक प्रयोग भी करने में सफल रहते थे। ऐसा है कि कैलकुलेटेड रिस्क आप कैसे लेते हैं? आपको जब किसी की बात सुननी है, आप कंसेंसस लेते हैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में। आप छोटे से बड़े हर इंसान से उसका ओपिनियन पूछते हैं, मत पूछते हैं। तो आप ऑर्गेनाइज़ेशन में 2 चीज़ें करते हैं। एक तो आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं। कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा नुआंस जो आपने महीन से महीन आपने अपने आप नहीं सोचा होगा, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के दायरे में आ जाता है। तो हुँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए डेटा वगैरह तो है ही, बट डेटा का परसेप्शन, डेटा को डाइजेस्ट करके पर्सपेक्टिव क्या बनाना है, किस दृष्टिकोण से इस डेटा को देखना है। कई दृष्टिकोण वो देखते थे, क्योंकि वो हमेशा ओपन डोर पॉलिसी रखते थे कि मेरा दरवाज़ा खुला है, अगर आपको कुछ बताना है ऑर्गेनाइज़ेशन के हित में, आप आइए। छोटा-बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइज़ेशन के किसी लेवल पे भी आदमी आके आपको कह सकता है। जैसे टाटा साहब की कहानी है कि उन्होंने स्वयं जाके प्लेन में टॉयलेट साफ किए कि टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए। अगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है तो दैट इज़ नॉट अ टाटा स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो जी। ये फैमिली का डीएनए रहा है और इस वजह से 2 चीज़ें होती हैं जो मैं कह रहा था कि एक तो आप इन्फॉर्मेशन सबसे लेते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के हित में। दूसरा, आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस और एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन कि मैं भी एक हिस्सा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी बात भी कोई सुनता है, टाटा साहब तक मेरी बात सुनते हैं और हुँ, मैंने जो एक सजेशन दिया था वो अप्लाई हुआ। उससे जो कॉन्फिडेंस आदमी का बनता है और जो एक लॉयल्टी आप इंस्पायर करते हैं कि वो सोचे अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित में। आज एक ही कंपनी है जिसमें दुनिया में एक ही कंपनी है जहाँ पे लोग बोलते हैं आई एम अ टाटा मैन, आई एम हुँ। अ टाटा वुमन, इस तरह से बोलते हैं। जो जहाँ पे हर जगह देख लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री में देख लीजिए, कोई भी उद्योग में देख लीजिए, लोग एक ऑर्गेनाइज़ेशन से दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन 5, 6, 7 साल में शिफ्ट कर जाते हैं।
टाटा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आज भी लोग इस माइंडसेट से जाते हैं कि एक बार यू आर पार्ट ऑफ टाटा तो यहीं से रिटायर होना है, बिल्कुल। जीवन भर इसी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा विवेक जी, आप अभिनेता होते हैं और अभिनेता होने के नाते भी मैं ये सवाल इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटा सा जवाब, क्या सिनेमा को लेकर कोई दिलचस्पी कभी दिखी रतन टाटा साहब में कि अच्छा तो यार एक्टिंग बड़ा बढ़िया करते हो, या वो फिल्म देखी मैंने कुछ गड़बड़ था, कुछ और कुछ उन चीज़ों को लेकर भी कुछ डिस्कशन होता था? नहीं, मेरा उनसे सिनेमा को लेके कभी डिस्कशन हुआ नहीं क्योंकि मेरे लिए वो समय बहुत बहुमूल्य था हुँ, और मुझे मेरे लिए वो मेरे आदर्श रहे हैं, मेरे आइडल रहे हैं ठीक है। समाज सेवा में, देश सेवा में, उनसे बहुत सीखना था तो मैंने उस दिशा में कभी कन्वर्सेशन को लिया नहीं। मैं हमेशा उनसे यही पूछता था कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, आप मुझे गाइडेंस दीजिए कि इसे मैं स्केल कैसे करूँ? आज अगर मैं 500 लोगों की मदद कर सक रहा हूँ, तो मैं 50,000 चलिए ये की बहुत कैसे बड़ी पहुँचूँगा? बात है और आप सौभाग्यशाली रहे हैं विवेक, और यकीनन आपके पास वो चिट्ठी भी है, तो खजाना भी है, और रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें ज़रूर हमारे बीच हैं। उनका जो व्यक्तित्व है हमारे दिल में, हमारे जहन में है, और उनकी जीवन के कई सारे पन्ने, कई सारे किस्से हमारे जहन में हैं। बहुत शुक्रिया विवेक ओबरॉय, हमसे बात करने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए, रतन टाटा के क्योंकि साथ जो तमाम जो यादें आपकी थी, उन यादों को